I will teach you somewhere. This is beyond the scope of this book and beyond the scope of your knowledge. लेकिन मैंने कहा है मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा उसके बारे में। मजा बहुत आएगा इस सब चीज़ों में, लेकिन बस ये है कि आपका मन लगे। गजब, आप बैठे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड बैठी है पीछे, पॉपकॉर्न खा रही है, हिमालयन वाली है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें पूछूंगा जिसका आंसर नहीं है, क्योंकि गूगल और यूट्यूब पे आंसर वही डालते हैं जो हम लोग जैसे डालते हैं, और हम लोगों में से परम ज्ञानी सर्व ज्ञानी कोई नहीं है, ये आप भी जानते हैं। किसी के पास पता ज़्यादा, किसी के पास कम। और गैल्वेनोमीटर के बारे में तो एक लाइन में बात खत्म करते हैं, क्योंकि इसका यूज़ है यहाँ पर, क्योंकि अभी जो कहानी आपको बताएंगे हम, उसी से सारा सब कुछ निकल के आया हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्या है? द डिवाइस टू मेजर द दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। बोर्ड में 5 नंबर का आता है भाई साहब, बहुत दमदार है, खतरनाक है। चैप्टर नंबर 4 में इसकी डेरिवेशन बाकायदा दी हुई है। द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट with the help of varying magnetic field। देखिए थोड़ा सा बता देते हैं एक लाइन में, बेसिक आपका मजबूत रहना चाहिए। सिंस आई एम टीचिंग तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पीछे जो बैठा है उसको कुछ नहीं आ रहा। जब मैं पढ़ाता हूँ मैं मान के चलता हूँ, और जो जो मुझे पता रहता है मैं बता देता हूँ। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक ये है, और दूसरा चीज होता है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। खुद से पूछो कि क्या रियलिटी में तुमको इसका मतलब पता है? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। एक लाइन में बात खत्म करते हैं कि वेरिंग का मतलब है कि अभी अगर 5 टेस्ला है तो अगले ही क्षण वो 50 टेस्ला हो जाएगी, और अगले उसके और क्षण 52 टेस्ला, 55 टेस्ला। इट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। जैसे फार्मूला 1 रेस कार की स्पीड, एकदम क्लियर कट एग्जांपल। गजब, क्यों मैंने उसका एग्जांपल लिया है? क्योंकि उसके पीछे एक उद्देश्य है। अगर फार्मूला 1 कार की रेस वेरी नहीं करेगी तो इट इज इम्पॉसिबल टू विन द रेस। विन नहीं, रेस नहीं जीत सकता है। 50 पे चला रहा है, चलाए रहो 50 पे, अगला वाला ठोक दिया 55 पे, 500 पे, 600 पे, जो भी स्पीड रहती होगी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्पीड। वैसे यहाँ भी है। वेरिंग का मतलब क्या है? फार्मूला 1 रेस कार की स्पीड मींस कभी कांस्टेंट ना रहे। और कांस्टेंट क्या है? आप बैठे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड बैठी है पीछे, पॉपकॉर्न खा रही है, आप 50 पे रख दिए मोटरसाइकिल, हिमालयन वाली है, टेरेन पे निकल रहे हैं, ये एग्जांपल सही है। दाब दिए 50 पे रखे हैं, वो कह रही है हनी ईट, तो आप भी पीछे मुंह करके क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, है ना? मजा आ जाएगा। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड समझ गए ना? 50 वाली स्पीड, आप और आपकी होने वाली धर्मपत्नी। गर्लफ्रेंड पहले थी, बाद में धर्मपत्नी बना लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे जो दमदार बात है वो क्या है? एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी। एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी, इन्होंने क्या दिया था? एक्सपेरिमेंट किया था। और कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था देखते हैं। इन्होंने कॉइल ली थी, एक कॉइल ली थी। क्या ली थी? कॉइल, मेटालिक कॉइल बोलेंगे इसको, क्योंकि बिना मेटल वाले में, नॉन मेटल में आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करा सकते। क्वेश्चन इज कि डज देयर आर चांसेस दैट एनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन विल टेक प्लेस ऑन नॉन कंडक्टिंग बॉडीज। किसी भी नॉन कंडक्टिंग बॉडी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हो सकता है? आई कैन अश्योर यू
दैट यू विल नॉट गेट सेटिस्फैक्ट्री आंसर। आपको संतुष्ट आंसर नहीं करा पाएगा ना यूट्यूब पे ना गूगल पे। अगर करा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें पूछूंगा जिसका आंसर नहीं है, क्योंकि गूगल और यूट्यूब पे आंसर वही डालते हैं जो हम लोग जैसे डालते हैं, और हम लोगों में से परम ज्ञानी सर्वज्ञानी कोई नहीं है, ये आप भी जानते हैं। किसी के पास थोड़ा ज़्यादा, किसी के पास कम, ठीक है ना। तो देखिए ऑयरस्टेड और हेनरी, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। इन्होंने एक मैग्नेट लिया। क्या लिया? मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट है ये? बार मैग्नेट। यस, बार मैग्नेट। तो इन्होंने बार मैग्नेट लिया। अभी आप देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए पीछे से लिंक करिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताया मैंने? व्हाट आई टोल्ड यू, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा करना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रोसेस और द phenomenon of production of electric वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल लर्न कर लीजिए, नहीं क्लास में ही याद करके जाइए वापस घर पे जाके दिमाग को ये मत कहो कि एक्सक्यूज दो कि तुम जो है आज याद नहीं किए हो, कल याद करना, रिवाइज करेंगे। कुछ नहीं, इतना आसान है, 50 बार बोलते हैं जब से शुरू करते हैं पढ़ाना। मर्जी तुम्हारी, दिमाग को यहाँ कंसंट्रेट करके पढ़ते हो कि दिल्ली में कंसंट्रेट करके पढ़ते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। एक लाइन में समझिए, खत्म ऑयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। मात्र एक लाइन बोलने में खत्म हो जाएगा। इस मैग्नेट को, ये मैग्नेट है, नजदीक लाए दूर ले गए, नजदीक लाए दूर ले गए, नजदीक लाए दूर ले गए। तो क्या कर रहे हैं? इसकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं? कम ज्यादा कर रहे हैं। किसके उपलक्ष्य में? यहाँ इस कॉइल के संक्षिप्त में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। समझ आ रही बात? नॉर्थ पोल नजदीक है तो क्लॉकवाइज, साउथ पोल नजदीक है तो एंटी क्लॉकवाइज। लर्न दिस थिंग, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में आता है 1-2 नंबर में कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द गिवन कॉइल, और आपको कॉइल दे देगा। आपकी एक्सरसाइज में पहला ही सवाल है ये, ठीक है ना। कॉइल दे देगा और पूछ लेगा, कुछ करना नहीं है, एरो लगानी है। अब बहुत लोग एंटी क्लॉक को क्लॉक समझ लेते हैं, और यहाँ इसे मैग्नेट दे देगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब ये कॉइल का नाम है ये। अब पूछ लिया आपसे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द गिवन कॉइल। तो अब चाहे ऐसे लगा दो, चाहे ऐसे लगा दो, तुम्हारी मर्जी है। बहुत लोग लगा देंगे। ये कौन सी है? क्लॉक है। तो फिर क्या रहेगा यहाँ पर? यही रहेगा। अगर ये बदल जाता है साउथ, ये बदल जाता है क्या? नॉर्थ, देन व्हाट विल हैपन? एंटी क्लॉक। समझ में आया? आसान है ना? ऐसे ही है सब। आपकी सोच से बड़ा है नहीं। जस्ट थिंक एंड डू द हार्ड वर्क। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है? सेकेंड एक्सपेरिमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ देखिए ये कॉइल बनी हुई है और एक कॉइल लाई गई यहाँ इसके सामने, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं वो? इस कॉइल में करंट पहले से है। अभी तक क्या कर रहे थे यहाँ? करंट जनरेट। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक मैग्नेट रखते थे ना, बना बनाया सरकारी चीज लाके यहाँ रख दे रहे थे। अब क्या कर रहे हैं? अब एक कॉइल में हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल में जनरेट हुई है पहले से। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। इसमें करंट क्या हो रहा है? आई फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ये बैटरी लगी हुई है, करंट आई फ्लो हो रहा है। अब देखिए मैग्नेट के पास पहले मैग्नेटिक फील्ड थी, और आपको मैंने ये बताया है शुरू में कि कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होता है तो करंट फ्लो करा दो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो अब यहाँ पे तो करंट फ्लो हो रहा है ना। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने दिया था। अब क्या कर रहे हैं कि ये पहली नंबर वाली कॉइल मान लीजिए, ये दूसरी नंबर वाली कॉइल, इसमें आपको जनरेट करना है क्या?
टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट बाय इंडक्शन, टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट बाय इंडक्शन। तो पहली कॉइल में अब क्या करना पड़ेगा? यस यू आर गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा है ना? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? इफ एनीवन फील्स डाउट प्लीज टेल मी। अब फर्स्ट कॉइल के अंदर अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को वेरी कराएंगे, वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये ऐसा है, ये अगर पहले इसमें 2 एम्पियर फ्लो हो रहा था तो 2 के बाद 2.5, 2.5 के बाद 3, फिर 3 के बाद डायरेक्ट 1। समझ में आ रहा है? 2 3 4 5 6, फिर 6 4 5 3 2, घट रहा है बढ़ रहा है। तो यहाँ तो करंट वेरी हो रहा है। अब इसके पास क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ना? यस सर। जब इसके पास आएगी तो इसके पास भी आएगी। समझ रहे हैं ना? सर एक क्वेश्चन कि इन्होंने पूछा है कि अगर करंट वेरी करेगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, वेरी होगी? याद कर लीजिए जिंदगी भर के लिए कि करंट अगर वेरी कर लेगा तो कभी भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगी। उसका कारण है कि पहले एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट इस्तेमाल किया गया था, और बार मैग्नेट आपने दुकान से खरीदा तो उसमें लिखा रहता है कि इतने मैग्नेटिक फील्ड का, इतने टेस्ला का इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। उसका घटा बढ़ा नहीं सकते हैं आप। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो प्रोडक्शन अगर फिक्स करना है, क्योंकि आप करंट वेरी करवा रहे हैं, अगर करंट वेरी करवाएंगे तभी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगी, कभी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है ना? याद है ना ये चीज? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? जब कभी भी कंफ्यूजन आएगी तो पहला एक्सपेरिमेंट दूसरे में सबसे बड़ा अंतर यही है। पहले एक्सपेरिमेंट में, दूसरे एक्सपेरिमेंट में, आज होमवर्क दूंगा मैं आपको कि राइट डाउन या शॉर्ट डाउन द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ ओयरस्टेड एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ ओयरस्टेड। राइट डाउन क्वेश्चन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली और क्रॉसिंग एनी सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली, डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लिखने की अगर जरूरत है तो मैं लिख देता हूं। चलिए लिख देते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग यूनिट स्लैश एनी। देखिए यूनिट वाला एनी क्यों लिख दिया है? क्योंकि एनी वाला केस बदल जाता है ना, अभी आगे पढ़ेंगे आप तो वहां दूसरा चीज हो जाएगा। और यूनिट वाला है तो सिंपल डेफिनेशन अगर आपसे पूछे कि डिफाइन वन ऐसा यूनिट, तो आप वहां से लिख पाएंगे क्रॉसिंग यूनिट एनी सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली। नेक्स्ट एसआई यूनिट। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है इसका? 5b से डिनोट होगा। b मैग्नेटिक फील्ड, a cos थीटा। cos थीटा क्या है? थीटा आपको बताया हूँ एंगल है। cos क्यों लिया जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि साइन इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, साइन परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, एंड कोसाइन इज द कंपोनेंट रिलेटेड टू द लीनियरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। जो ये सब्जेक्ट आपका क्या है? एरिया है, और एरिया नीचे से लिया जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो जब कभी भी आप कॉस साइन में कंफ्यूज हो तो कॉस मतलब जमीन वाला और साइन मतलब आकाश, गगन, यूनिवर्स वाला। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और एक व्हाट? पैरेलल कंपोनेंट। ओके, तो बी ए cos थीटा इज द फॉर्मूला। यस, एसआई यूनिट
बी टेस्ला, एरिया मीटर स्क्वायर, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? वेबर बोला जाता है। मैक्स वेबर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ऑल द फिनोमेनन हियर दिस फ्लक्स। मैक्स वेबर, just for the sake of knowledge, to make yourself different from others, I told you all the names. और फिर भाई जिन्होंने खोजा है उनका पूरा अधिकार है, उन्हीं के नाम पे स्टडी हो रही है, तो इसको झुठलाया नहीं जा सकता है ना। क्रेडिट देना बनता है। आप किसी से कुछ सीखते हैं तो उसको क्रेडिट दीजिए, क्योंकि उसका महत्व है जीवन में। यही है एक सही लर्नर की निशानी। बाकी तो लर्न भी सब करते हैं और अर्न भी सब करते हैं, डिपेंड करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। एसआई यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर वेबर ये है। इट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखिए, दो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी है ये भी है, मतलब दो डॉट प्रोडक्ट है, एक वेक्टर क्वांटिटी है एक स्केलर वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट के क्या आएगा? डॉट का तो स्केलर आएगा ना। या फिर आप एक लाइन में और याद रख लीजिए कि साइन है तो वेक्टर है, कॉस है तो स्केलर है। कोई डाउट? इतना तो पता है ना आपको। भाई यहाँ फ्लक्स लगेगा, लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है हमने तो नहीं पढ़ा आज तक, ना मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। है ही नहीं तो होता है नहीं तो पढ़ा कैसे जाएगा? जो है वही पढ़ाया जाएगा। स्केलर क्वांटिटी है, वही फ्लक्स लग रहा है, फ्लक्स निकल रहा है, परपेंडिकुलर है उसके और उसकी लाइन के क्रॉस है, तब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? कोई डाउट है किसी को? डायमेंशन होमवर्क है, एक को डायमेंशन नहीं निकालूंगा मैं, ये भी आज आपको साफ बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको सीखो, धड़ाधड़ निकालो। जब आप मेंस का या नीट का पेपर देंगे तो तड़ाक से शुरुआत के जो क्वेश्चन होंगे लपक के डायमेंशन आएगी। नहीं आएगी तो मुझसे मिलिएगा कि पेपर देने के बाद। पक्का है, दो क्वेश्चन फिक्स है, एक तो पक्का फिक्स है। और ऐसा तरंगी पूछ लेते हैं कि क्या ही बोले आपसे। और फैराडे लॉज ऑफ इंडक्शन पढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, पेपर में आता है 3 नंबर में। 3 नंबर में 2 नंबर का इसका लॉ रहेगा, जिसमें से 1 नंबर आपका इसका डेफिनेशन और 1 नंबर का इसका फॉर्मूला। हो सकता है आपसे असाइनमेंट भी पूछ ले, ठीक है ना? और 1 नंबर में न्यूमेरिकल छोटा सा दे देगा आपको पता लगाने के लिए, प्लीज, ठीक है ना? 2-3 मार्क, 1, 2, 3 बोथ, तीनों नंबर के पूछे जा सकते हैं, 1, 2, 3 तीनों। अब ये लॉ है किसके बारे में? सवाल ये आता है पहले तो। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि करंट प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। करंट इज प्रोड्यूस, इंडक्शन क्या है? विद द प्रेजेंस ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन सम अनऑथराइज्ड कॉइल, मीन्स द कॉइल व्हिच डज नॉट हैज करंट विद इटसेल्फ, उसके पास खुद का करंट नहीं है। For the sake of that reason, we bring the either varying magnetic coil with the current associated with that, or we bring what? A magnet of regular intensity. Clear? Regular intensity मतलब समझ रहे हैं कि मतलब 50 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें 50 एक रहेगा। इरेगुलर मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब है वो घट बढ़ रहा है। ऐसे मैग्नेट होते हैं कि आप उनको अभी रखे हैं, 2 घंटे बाद धूप के पास लेके चलिए, उनका इंटेंसिटी खत्म हो जाएगा। तो मैं उसका बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैग्नेटिक करंट का, मैग्नेटिक फील्ड जिसके पास क्या होगी? मैग्नेट ज़्यादा होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ऐसा मैग्नेट। समझ आई बात? अब समझना, गवाह की बात करते हैं। किसके बारे में बोल रहा है? ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ और वो भी कौन सा? इंड्यूस्ड। कहाँ से आएगा ये? अभी बताते हैं कहाँ से आएगा, लेकिन पहले ईएमएफ के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए। जो लोग मुझसे पढ़े वो जानते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे वो जानते होंगे ईएमएफ का खाली फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी द फोर्स विच ब्रिंग्स इलेक्ट्रॉन्स इनटू इट्स मोशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब सवाल इस पर कई आ सकते हैं, किसी से कोई भी आपसे पूछ सकता है, कोई भी का मतलब कोई भी, क्या ये फोर्स है? नहीं। क्यों नहीं ये फोर्स? क्योंकि नाम है ईएमएफ, जनरेट होता है। जैसे पोटेंशियल जनरेट किया जाता है बैटरी का करंट में लगा के तार को, वैसे यहाँ भी जनरेट किया जाता है, और ये दो तरीके से होता है। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड आइदर बाई केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस का एग्जांपल बच्चा पढ़ोगे, बैटरी में क्या केमिकल होता है, तो केमिकल से क्या जनरेट होता है? ईएमएफ जनरेट होता है। और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से भी क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एसआई यूनिट क्या है इसका? वोल्ट, इसीलिए इसको फोर्स नहीं बोला जाता है। समझ में आएगी बात? कोई समस्या भैया किसी को? अगर होगी तो प्लीज बताइएगा, इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख लीजिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in any circuit is directly proportional to the rate of change of flux। पीछे मैंने आपको पढ़ाया था फ्लक्स क्या है अभी थोड़ी देर पहले। तो द मैग्नीट्यूड, ध्यान रखिए क्या बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। समझ में आई बात? फ्लक्स जानते हैं आप क्या है? नहीं जानते होंगे, क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ, दिमाग में रिवाइज कर लीजिए कि नंबर ऑफ magnetic field lines or number of magnetic lines of force crossing unit or any surface area perpendicularly. It is all right? Have you got all these things? Most important है, अभी यहाँ से जो निकल के आएगा उसका साइन दमदार है। अभी लपक के बोला जाएगा कि माइनस E इक्वल्स मैथमेटिकली क्या लिखा जाएगा? ये E इक्वल्स माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव बी, ये इसका एक्सप्रेशन है। समझ रहे हैं ना? ध्यान रखिए, साइन नेगेटिव साइन आया है। तो पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं रेट का मतलब क्या होता है। आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आना चाहिए, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी है, जो क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। इंड्यूस करंट सब कुछ ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट का संबंध सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ होता है और किसी से होता नहीं है, याद रखिए कि डी बाई डी टी ये कैलकुलस के इंटीग्रेशन से लिया गया है, जिसको अपन डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है ना? कैलकुलस से इंटीग्रेशन से लिया गया है, डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब ब्रेक करना, वही यहाँ भी 5v फ्लक्स है। ठीक है ना? 5v क्या है बेटा? फ्लक्स। अब अभी मैं क्वेश्चन विस्तार करके बताऊंगा, दमदार वाला। 5v फ्लक्स है। अब डी बाई डी टी है, डी टी मतलब टाइम। अब आप सोचिए जैसे प्याज आज 20 रुपए किलो है, तो कल जो है 22 रुपए हो जाए, 25 रुपए हो जाए, तो टाइम देखिए ना, 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, या 5 तारीख को 6 तारीख को चेंज हो गया ना टाइम के साथ। तो रेट का मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज वेरिएबल विद टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट। चाहे पावर ले लीजिए, चाहे जिसका ले लीजिए आप। विच वेरीज, जो बदलता है समय के अनुसार, उसी को अपन रेट बोलते हैं। चाहे सामान का रेट हो, चाहे इंसान का रेट हो। इंसान का रेट भी घट जाता है समय के साथ और किसी का बढ़ जाता है। E इक्वल्स माइनस डी बाई डी टी 5v। ठीक, अभी सवाल भी इस पे करके दिखाऊंगा आपको, शायद आपकी बुक में नहीं है, वैसा होगा तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कैसे आएगा, 3-4 कॉन्सेप्ट को मिला के एक सवाल बनेगा भी।
ठीक है ना, उसमें आपको थोड़ा मैथ्स भी आनी चाहिए जिसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब इसमें नेगेटिव सवाल ये आता है, व्हाई डज द नेगेटिव साइन इज टेकन हियर, व्हाई। देखिए मैंने आपको पिछले कई वर्षों से एक ही बात बताई है नेगेटिव साइन की फिजिक्स के अंदर, कि नेगेटिव साइन किसका सूचक है, विरोधाभास का, अपोजिट डायरेक्शन का क्या है, डायरेक्टरेट है वो। इट टेल्स अबाउट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एनी फॉर्मुलिस्टिक वे और एनी अदर थिंग। जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला है या कुछ भी है, उसका अपोजिट डायरेक्शन का क्या है, दिशा निर्देशक है, ठीक है ना। तो यहां ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन ये उस डायरेक्शन में नहीं जनरेट होगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, जिस डायरेक्शन में फ्लक्स लिंक होगा। याद रखिए ये सब, ठीक है ना। जैसे सपोज ये कॉइल है, ए है, बी है, और क्लियर कर देता हूं, ए बी सी डी है। तो अब ए से बी की तरफ क्या है, आई है। सपोज करंट है, चेंज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ए से बी में। तो अब फ्लक्स लिंक होगा तो ए से बी की तरफ है। ए बी जब लिखा जाएगा तो ए टू बी है, लेकिन जो ये ईएमएफ जनरेट होगा, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, जनरेट होगा, वो बी से ए की तरफ होगा। क्या होगा, बी से ए की तरफ। समझ आ रही बात। कोई सर्किट है, ये बल्ब लगी हुई है, अब यहां जनरेट हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है किसमें, ये इस तरफ से, यहां से लेके यहां तक। तो जो ईएमएफ जनरेट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, आप अपने मन से चाहे इसको लिख लीजिएगा, लेकिन पता करके प्लीज जरूर आइएगा। गूगल यूट्यूब में चाहता हूं कि आप सच जाने क्या है। सच का मतलब ये है कि गूगल यूट्यूब आपको सब कुछ दे देगा, बट कॉन्सेप्ट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं दे सकता है। अगर ऐसा हो रहा होता तो जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, ऑक्सफोर्ड है, पेलिसनेविया है, और जितने भी हैं इंडिया के अंदर, आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, नीट के कॉलेजेस, एम्स हैं, उन लोगों का काम तमाम हो गया होता। तो गुरु की गरिमा और गुरु की महिमा दोनों परंपार है पिछले 23,000 साल से। आज नहीं है, 23,000 साल से। 23,000 साल खाली लिखा हुआ है, मैंने पढ़ लिया, आपको बता दिया। सेंस जिसने लिखा है वो भी कहीं से पढ़ा होगा, देखा तो है नहीं, इसलिए संपूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो हम आदि से मान के चलते हैं, जब से धरती का निर्माण हुआ होगा, सृष्टि का निर्माण हुआ होगा संसार का, तब से मान के चलते हैं कि किसकी महिमा है, गुरु की है। समझ रहे हैं ना अब इस बात को। ये सत्य है परम, इसको चाहे स्वीकारिए चाहे नहीं। रोबोट ले आइए, रखे रहिए, लेकिन फीलिंग थोड़ी बता पाएगा रोबोट। या आप करेंगे ए से बी की डायरेक्शन में, रोबोट बताएगा बी से सी है, लेकिन आपके मन में क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी कि ए से बी है, इसके क्यों है ऐसा। बात समझ में आ रही है ना। तो देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ एवरीथिंग। हर चीज का हर जगह पर सब कुछ इंपॉर्टेंस ही है, ठीक है ना।